हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सर्कुलर मोशन का लेक्चर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज लेक्चर 2 है, दूसरा लेक्चर में आज हम लोग सर्कुलर मोशन को विस्तृत रूप में जानकारी हासिल करेंगे। और लास्ट वीडियो में लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ये थीटा था आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। उसके बाद था ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था डी थीटा बटा डी टी। ये डी थीटा बटा डी टी एंगुलर वेलोसिटी था। उसके बाद हमने बताया था एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो था डी ओमेगा अपॉन डी टी, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ये लेक्चर 1 में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। मैंने वो भी बताया था कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने इसका डायरेक्शन भी बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज हो रहा हो, क्लॉकवाइज मैंने घड़ी के सेम डायरेक्शन में, तो आप समझ लीजिए कि उसका जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ट की तरफ होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, आपको वोल्ट कसना है तो वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर एंटी क्लॉकवाइज था, इस तरह से था, तो वो मैंने बताया था कि ये बाहर की तरफ होगा, डॉट डॉट से बाहर की तरफ हम लोग दिखाते हैं। ठीक उसी तरह से अल्फा का भी डायरेक्शन बताया था, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताया था। और एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमने क्या बताया था कि अगर मान लिया जाए इस तरह से कोई बॉडी घूम रहा है, ठीक है, अगर उसका स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड बढ़ रहा होगा, है ना, तो आप समझ लीजिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अंदर की तरफ ही होगा, तब ना। जैसे ये घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है। अगर बढ़ रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी, तो आप समझ लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी अंदर की तरफ होगा, तभी तो बढ़ेगा ना। अब अगर मान लिया जाए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर घूम रहा है बॉडी, और इसका स्पीड मान लिया जाए घट रहा है, जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अगर इसका स्पीड घट रहा होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इसका घट रहा होगा, तो ये किधर की तरफ होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन बाहर की तरफ। तो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल हमने लास्ट वीडियो में बताया था। और उसके बाद में ओमेगा हो सकता है क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो बाहर की तरफ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी में हमने आप लोगों को बताया था लीनियर वेलोसिटी, है ना। और लीनियर वेलोसिटी हम बताए थे कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो टेंजेंट की तरफ लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ऑलवेज टेंजेंट की तरफ। और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, चेंज करता है। आइए आज के वीडियो में हम लोग एक्सीलरेशन का एक थोड़ा सा हम और भी जरा सा हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने एंगुलर एक्सीलरेशन जाना था लास्ट वीडियो में, और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा था, अल्फा का फॉर्मूला था डी ओमेगा अपॉन डी टी, ऐसे था, देख सकते हैं आप। एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डी ओमेगा अपॉन डी टी था, ठीक है। फिर हम लोग अगर लीनियर एक्सीलरेशन की बात करें, तो मैंने डिस्कस किया था दोस्तों लास्ट लेक्चर 1 में, देख लीजिए कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, टेंजेंट की तरफ, ध्यान रखिएगा, टेंजेंट की तरफ। और दूसरी बात, इसको गोल गोल सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने बताया था mv²/r, हम लोग प्रूव भी करेंगे इस फॉर्मूला को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv²/r। ये रेडियल भी कहलाता है क्योंकि रेडियस की तरफ है, इसलिए रेडियल फोर्स भी कहलाता है, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर mv²/r, m से m कैंसिल हो गया, तो ac बराबर हो गया v²/r। यानी कहने का मतलब, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/r। ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। फिर हमने बताया था कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा। लेकिन अगर इसके स्पीड में भी चेंजिंग होता है, जिसको हम लोग बोल रहे थे लास्ट लेक्चर में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने बताया था कि ये भी चेंज करता है, और जब वो भी चेंज करेगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता था, और वो फोर्स का फॉर्मूला हमने बताया था mdv/dt। दोस्तों
यहां से टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा mdv/dt और फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा mdv/dt। और यहां से दोस्तों m से m अगर हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा dv/dt। यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसमें दो एक्सीलरेशन होंगे, लीनियर एक्सीलरेशन दो होगा, ये दोनों लीनियर एक्सीलरेशन है, याद रहे ये दोनों लीनियर एक्सीलरेशन है। एंगुलर एक्सीलरेशन से जुड़ा हुआ है, घूमने से रिलेटेड, लेकिन ये जो एक्सीलरेशन है एक सेंटर की तरफ लग रहा है वो, एक टेंजेंट की तरफ लग रहा है वो, ये दोनों एक्सीलरेशन देखिए सेंटर की तरफ इतना एक्सीलरेशन लग रहा है v²/r और टेंजेंट की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है dv/dt, और ये दोनों एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन कहलाता है। यानी when a body moves on circular path then it will experience, may be experience या may not be, मतलब ये तो एक्सपीरियंस करेगा ही, ये जरूरी नहीं कि करेगा ही। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो इसमें दो एक्सीलरेशन होगा, है ना, v²/r और dv/dt, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें एक एक्सीलरेशन होगा v²/r, ये तो मस्ट है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल क्या चीज में होता है, बॉडी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, कि अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करना होता है, और वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है। ये लीनियर एक्सीलरेशन दोनों हो गया, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल हम अगर करें थोड़ा बहुत एग्जांपल के साथ, तो देखिए व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, मान लिया जाए ये सन है ना, और ये अर्थ है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है ना, आप इसको सर्कुलर अभी मान सकते हैं ना, हालांकि इसका पाथ ऐसा नहीं होता है, इलिप्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए उसका कर्व जो होता है सर्कुलर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो ये सन हो गया, अर्थ हो गया, और रेडियस आप इसका मान लीजिए दोनों, इसके सेंटर से उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया ये। बेसिकली अर्थ v वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है दोस्तों, ये अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का ये सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम सकता। तो मेरे कहने का मतलब कि ये दोनों के बीच, सन और अर्थ, ये दोनों के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगा, सन और अर्थ के बीच में, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ऐसा सोचिए कि अगर ये नहीं लग रहा होता ग्रेविटेशनल फोर्स इधर खींचने वाला, तो पृथ्वी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में अपना ऐसे जा रही है, ऐसे चले जाती है, लेकिन ये आगे जाकर के डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, इसका मतलब कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और वो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत लोगों के मन में सवाल ये भी उठता है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सन पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाइए, उसको पुल करे, खींचे, तो पृथ्वी को तो खींचा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रेस्ट में नहीं है कि ये खींचा जाएगा, ये मूव कर रहा, बॉडी मूव कर रहा। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये मास का बॉडी v वेलोसिटी से उधर जा रहा और आपने इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तब बताइए तो क्या कि इधर खींचा के चला जाएगा, नहीं, ये डायरेक्शन चेंज करेगा ऐसे ऐसे। और वही ये पृथ्वी के साथ है कि अर्थ इधर की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से, और सन उसको ग्रेविटेशनल पुल किया, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा, और इस तरह से इसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। यानी अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ मूव करती है देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन sun and earth will provide centripetal force, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड वगैरह, बहुत सारे सवाल बनाने में आपको ये मदद करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां से बहुत सारा चीज निकल सकता है, ठीक है। और भी एग्जांपल हम लोग करते हैं। अगर मान लिया जाए किसी रस्सी से एक पत्थर को बांध करके अगर हम लोग घुमाते हैं इस तरह से,
when a stone is rotated through a string, then आप देख लीजिए, एक रस्सी से पत्थर बांध करके इसको गोल गोल घुमाते हैं, तो जैसे ही एम मास का रस्सी हम लोग एम मास का पत्थर हम लोग रस्सी से जैसे ही बांधते हैं, है ना, स्ट्रिंग से जैसे ही बांध के घुमाते हैं, तो आप देखिएगा रस्सी टाइट हो जाता है, तो रस्सी में एक टेंशन का फोर्स डेवलप होगा, और यही टेंशन का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। रोटेटेड थ्रू ए स्ट्रिंग, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग will provide सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कि ये जो धागा में टेंशन होगा ना, वही टेंशन का फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी है, बहुत सारे जगह सेंट्रीपिटल का इस्तेमाल होता है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर टर्न, तो ये हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रूफ करेंगे, और उसके बाद में सेंट्रीपिटल मतलब ये सर्कुलर मोशन के जो काइनेमेटिक्स हैं उससे हम लोग फिर सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रूफ। आइए दोस्तों, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रूफ देखते हैं। ये फॉर्मूला को प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए प्लीज। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मास का बॉडी, ये सर्कुलर पाथ हो गया, और ये हो गया रेडियस। रेडियस आर हम लोग मान लेते हैं। कोई एम मास का बॉडी घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m is moving on circular path of radius r। r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। किसी टाइम पे ये बॉडी यहां पर चलाता है, आप देख लीजिए, एम मास का बॉडी यहां पर चलाता है, तो ये बॉडी का पोजीशन वेक्टर ये होगा आर वेक्टर। अगर ये आर डिस्टेंस है तो ये आर वेक्टर ये होगा पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम। ये अगर एंगल थीटा हम लोग मान लेते हैं, तो एम मास का बॉडी घूमते घूमते किसी टाइम पे यहां पे आया, तो इस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, आर। हम लोग डायरेक्शन लिखने का प्रयास करते हैं। डायरेक्शन मतलब ये रेडियस का डायरेक्शन हो गया, हम लोग लिख दिए ई आर कैप। ई आर कैप रेडियल डायरेक्शन हुआ, रेडियल यूनिट वेक्टर माने रेडियस के तरफ वाला डायरेक्शन। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर को बेसिकली दिखलाता है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, यहां पर अगर बॉडी है तो टेंजेंट इधर की तरफ होगा। ये ई टी कैप हम लोग मान लेते हैं। ई टी कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट डायरेक्शन, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। थोड़ा सा हम ई आर को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सपोज ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। चलिए जरा सा हम लोग ई आर कैप निकालने का प्रयास करते हैं। ई आर कैप मतलब इस यूनिट वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो आपको याद होगा दोस्तों कि ये एंगल थीटा है, तो अगर इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ई आर का दो कंपोनेंट टूटेगा, ई आर कैप कॉस थीटा। थीटा सटा हुआ है तो कॉस में कंपोनेंट होगा, और एक इसके परपेंडिकुलर टूटेगा, वो टूटेगा ई आर कैप साइन थीटा। ध्यान रखेंगे, ई आर कैप का दो कंपोनेंट, इधर कॉस में इधर साइन में, क्योंकि इधर थीटा सटा हुआ है तो कॉस में, इधर हटा हुआ है तो साइन में। यानी हम लोग लिख सकते हैं ई आर कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और इसके साथ डायरेक्शन दोस्तों आई कैप लगाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन हम लोग आई कैप लेते हैं, और वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन क्या लेते हैं, जे कैप। तो इधर एक्स एक्सिस की तरफ है तो आई कैप लगा दिया, प्लस यहां पे हम लोग लिख देंगे ई आर कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ऊपर में डायरेक्शन क्या हो गया, जे कैप लगा दिया। ये यूनिट वेक्टर है दोस्तों, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो 1 अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप
प्लस E1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा जे कैप। तो आप देख लीजिए ये ई आर कैप ये यूनिट वेक्टर रेडियस के डायरेक्शन का मतलब आप पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर टेंजेंट वाला डायरेक्शन को आप हम लोग तोड़ेंगे, तो आइए ये अगर एंगल थीटा होगा दोस्तों तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये थीटा होगा, ये अगर पूरा 90 है ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, और ये बचेगा तो एंगल क्या हो जाएगा थीटा। फिर से आप देखिए ये थीटा तो अल्टरनेट इंटीरियर से भी थीटा, पूरा 90 है ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, फिर ये पूरा 90 है और 90 माइनस थीटा है तो थीटा होगा, ठीक है। अब ईटी कैप का दो हिस्सा तोड़ेंगे हम लोग, तो एक इधर के तरफ टूटेगा, थीटा सटा हुआ है तो कॉस में ईटी कैप कॉस थीटा, और एक इधर की तरफ टूटेगा वो टूटेगा ईटी कैप साइन थीटा। तो ईटी कैप का दो हिस्सा तोड़ेंगे हम लोग। सिमिलरली ईटी कैप इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ई टी कैप कॉस थीटा, और डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे जे कैप, ऊपर की तरफ है ना, और ऊपर वाला डायरेक्शन जे कैप होगा, और प्लस ई टी कैप साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, ये इधर की तरफ है इसलिए माइनस आई कैप। चूंकि ये यूनिट वेक्टर इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 लिखेंगे तो कॉस थीटा जे कैप, और ये माइनस साइन थीटा आई कैप। दोस्तों ये हो गया टेंजेंट वाला यूनिट वेक्टर, और ये रेडियस वाला यूनिट वेक्टर हो गया ये फिगर के अनुसार। अब हम लोग को निकालना क्या है, सोचेंगे कैसे, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास गुने एक्सीलरेशन। अब थोड़ा सा स्टेप देख लीजिए, फोर्स निकालना था, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि मास तो है दिया हुआ। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी बटा टाइम, वेलोसिटी निकालना होगा तो फिर क्या करना होगा पोजीशन बटा टाइम। यानी सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन के बाद वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बाद तब भी फोर्स। यानी एक एक स्टेप करके हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पोजीशन कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका, इसको ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लिए, यूनिट वेक्टर निकाले ई आर कैप का, रेडियस का यूनिट वेक्टर माने रेडियल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वो हमने निकाला। आप देख लीजिए कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और टेंजेंट वाला डायरेक्शन निकालें तो कॉस थीटा ऊपर की तरफ है जे कैप और साइन थीटा माइनस आई कैप। याद रहे ये हमने ऑलरेडी बता चुका, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पोजीशन। सबसे पहले हम लोग पोजीशन मतलब कि ये मास का बॉडी अगर घूम रहा है तो किसी टाइम टी पर उसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे आर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा ई आर कैप। अब देख लीजिए इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया आर, और डायरेक्शन क्या हो गया ई आर कैप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आर रहने दीजिए, ई आर कैप क्या दिया हुआ देखिए तो cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये निकल गया आपका आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर। नौ भी वेक्टर बराबर क्या होता है, भी बोले तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी आर अपॉन डी टी। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। पोजीशन वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल गेट वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोग को मिलेगा। तो डी आर बाई डी टी मतलब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। याद रहे दोस्तों टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए। आर कांस्टेंट है, रेडियस सर्किल का रेडियस कांस्टेंट होता है, तो ये रेडियस कांस्टेंट है, इनटू रहने दिए। cos थीटा का डिफरेंशिएशन दोस्तों टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन थीटा। ओके cos थीटा का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का करेंगे क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यहाँ फंक्शन है थीटा, तो cos थीटा का कर लेंगे माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, और डायरेक्शन आई कैप है तो आई कैप रहने दिए, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, फिर थीटा का करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है जे कैप ब्रैकेट में। तो v वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू आर। दोस्तों डी थीटा अपॉन डी टी को ओमेगा कहा जाता है, हमने बताया है ना लेक्चर 1 में। डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं, तो ओमेगा यहां से भी ओमेगा यहां से भी बाहर निकाल लेते हैं, ओमेगा बाहर निकल गया दोस्तों, बचा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप।
अब आप देख सकते हैं, आपको मैंने एक लेक्चर 1 में बताया था कि v बराबर आर ओमेगा, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन क्या होता है, v बराबर आर ओमेगा, है ना, बताया हुआ है। तो इसको हम लोग आर ओमेगा को हम लोग v लिख सकते हैं इनटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ई टी कैप, देखिए माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, यानी ई टी कैप आ गया। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। याद रहे, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और डायरेक्शन किधर की तरफ है, टेंजेंट की तरफ। तो वेलोसिटी वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया और इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अभी दोस्तों पोजीशन दिए, वेलोसिटी निकला, अब एक्सीलरेशन निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मास से गुना करेंगे तो फोर्स निकलेगा। तो देखिए एक्सीलरेशन कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए दोस्तों, नाउ हम लोग को अगेन फिर से ए वेक्टर निकालना, मतलब एक्सीलरेशन अगर निकालना है तो हम लोग को करना पड़ेगा डीवी अपॉन dt। मतलब कहने का, अगर आप इसको लिखें वेलोसिटी वेक्टर, यहां से हम लोग लिख लेते हैं v वेक्टर बराबर v इंटू ई टी कैप। ई टी कैप के जगह पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, माइनस साइन थीटा आई कैप, है ना, और प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब हम लोग इसको टाइम के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन अब लफड़ा है। लफड़ा क्या है दोस्तों कि इसको डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग करेंगे, तो कितना लोग क्या करेंगे ना, v को छोड़ देंगे, माइनस साइन थीटा का कर देंगे माइनस कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी टी, प्लस कॉस का माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, तो गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसमें मैंने क्या किया था कि रेडियस था यहाँ पे, और रेडियस कांस्टेंट ही होगा उसमें, इसीलिए हमने r को दोस्तों छोड़ दिया था। लेकिन इसमें क्या है, वेलोसिटी चेंज भी कर सकता है। वेलोसिटी तो चेंज ही करता है, स्पीड इसमें चेंज भी कर सकता है, कभी घट सकता है कभी बढ़ सकता है। हम बताएं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, स्पीड में और मे नॉट भी चेंज, तो ये चेंज कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो एक ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल, तो दोनों है। तो दोस्तों आप याद कीजिए कि u इंटू v का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे। आपको याद होगा u इंटू v का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो u को छोड़ते थे v को करते थे, v को छोड़ते थे u को करते थे। रूल यही था कि अगर u इंटू v का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो u को छोड़ के v को करेंगे, माने एक फंक्शन छोड़ के दूसरा को करेंगे, दूसरा को छोड़ के पहला को करेंगे। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, v को छोड़ते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और डी थीटा का डी थीटा बाई डी टी आई कैप। कॉस थीटा का होगा दोस्तों माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और डायरेक्शन क्या है जे कैप, हो गया। और प्लस इसको छोड़ के इसको किए हम लोग प्लस, अब इसको छोड़ेंगे, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इनटू इसका करेंगे दोस्तों v का, तो v का डिफरेंशिएशन होता है dv अपॉन dt। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन देखिए आप, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होगा कि नहीं होगा, ओमेगा। तो v और ओमेगा को हम लोग दोनों में से कॉमन करके बाहर निकालिए, माइनस को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, कॉस थीटा आई कैप प्लस माइनस बाहर निकाल लिए हैं, यहां बचेगा साइन थीटा जे कैप प्लस ये रहने दीजिए dv अपॉन dt, और ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो दोस्तों अब एक स्टेप और हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे क्या होने वाला है देख सकते हैं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस v, ओमेगा को लिख सकते हैं v बाई आर, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया है v बराबर आर ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं v बटा आर, तो ओमेगा का वैल्यू v बटा आर हम लोग लिख दिए। और ये हो गया ई आर कैप, ई आर कैप यहाँ पे लिखे थे हम, ई आर कैप का ये वैल्यू है cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप प्लस dv अपॉन dt रहने दीजिए, और ये हो गया ई टी कैप। तो यहां से एक्सीलरेशन बराबर हो गया माइनस v स्क्वायर बाई आर ई आर कैप और प्लस dv अपॉन dt ई टी कैप।
आप देख लीजिए, यानी अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसमें दो दो एक्सेलरेशन होगा, एक होगा रेडियस के तरफ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि रेडियस के तरफ उधर ले लेंगे, ई आर कैप के उल्टी होगा क्योंकि माइनस साइन है, यानी इधर के तरफ एक एक्सीलरेशन लगेगा रेडियस के तरफ, उधर नहीं, याद रहे इधर के तरफ लगेगा क्योंकि माइनस साइन है। हम लोग ई आर कैप उधर लिए है ना, लेकिन माइनस है, इसका मतलब कि इधर डायरेक्शन होगा। यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो एक इधर की तरफ आपका लगेगा एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर, और ये रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा क्योंकि ये सेंटर के तरफ है, और ये dv अपॉन dt टेंजेंट के तरफ है, et कैप है, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है दोस्तों तो इसमें दो दो एक्सीलरेशन होगा, एक रेडियस के तरफ मतलब सेंटर के तरफ और एक टेंजेंट के तरफ। तो कितना होगा तो देख लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां से दो एक्सीलरेशन हो गया, एक हो गया सेंटर के तरफ या इसको रेडियस के तरफ बोल सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। याद रखिएगा ये किधर के तरफ होगा, अंदर, क्योंकि ये माइनस साइन है, ई आर कैप के अपोजिट। और एक होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो कितना होगा दोस्तों dv अपॉन dt। फाइनली फोर्स निकालना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो हो जाएगा मास, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाई आर। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला हो गया दोस्तों mv स्क्वायर बाई कितना हो गया r। और अगर टेंजेंशियल फोर्स की बात करें तो टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और मास और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का क्या है देख लीजिए आप, dv अपॉन dt। हम पहले भी ये फॉर्मूला लिखवा चुके हैं ऑलरेडी, m dv अपॉन dt टेंजेंशियल फोर्स, और ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसको हम कॉन्साइज करें, देख सकते हैं इसको, अगर इसको हम कॉन्साइज करें दोस्तों तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई आर, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको m v बट r इंटू v स्क्वायर बाई आर है ना, और v बट r को ओमेगा बोलते हैं, तो m ओमेगा v हो गया पहला। उसके बाद में mv स्क्वायर बाई आर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर बट r स्क्वायर इंटू r। क्यों, क्योंकि r से r वो कट न जाएगा, तो कटेगा तो यही चीज बचेगा, और v बट r ओमेगा होता है तो m ओमेगा स्क्वायर r। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का तीन फॉर्मूला, एक हो गया mv स्क्वायर बाई आर, एक हो गया mv ओमेगा, और एक हो गया m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रूफ हो गया दोस्तों, और वो टेंजेंशियल फोर्स आप लोगों ने जाना m dv अपॉन dt। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मतलब फार्मूला जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं फार्मूला रखिए, लेकिन इसका प्रूफ भी था इसीलिए हमने बता दिया। अब इसका हम लोग थोड़ा बहुत डायनामिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ हम लोग सवाल कर लेते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से जुड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ जरा सा सवाल बनाने के पहले कुछ फार्मूला है वो फार्मूला रिलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो वो फार्मूला हम लोग रिलेट कर लेते हैं सर्कुलर मोशन को काइनेमेटिक्स के फार्मूला के साथ, और सेम है ना, दोनों मिलता जुलता है फार्मूला। तो देख लीजिए काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि v अगर कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा, तो इसमें दो फार्मूला इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। पहला एक्सेलरेशन को जीरो कर सकते हैं, और दूसरा s बराबर vt। याद रखिएगा काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो, और डिस्टेंस का वैल्यू s बराबर हम लोग क्या लगाएंगे, vt। कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तब, ध्यान रखिएगा। तो ठीक इसी तरह से सर्कुलर मोशन में कि अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो उसमें हम लोग दो फार्मूला लगाएंगे। पहला एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, और दूसरा थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। दोस्तों हम लोग कुछ नहीं, डिस्टेंस के जगह पर एंगुलर डिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी के जगह पर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला। दूसरा कि ए जब कांस्टेंट होता है, आप याद कीजिए, तो उसमें फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो यहां पे भी ठीक उसी तरह से अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, ठीक है,
एंगुलर एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट हुआ तो हम लोग ऐसे लगाएंगे, v की जगह पर हम लोग ओमेगा इस्तेमाल करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे और वो होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। उसके बाद में यहाँ से s बराबर, s के जगह पर तो थीटा होगा, एंगुलर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो याद रहे दोस्तों, ये आपका हो गया 3 फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी आपको ऐसा कि अल्फा कांस्टेंट नहीं भी मिल सकता है, तो जब अल्फा कांस्टेंट ना मिले तो अल्फा का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी। यहां से क्या कीजिएगा, डी ओमेगा बराबर अल्फा इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। सवाल बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं, ऐसा कभी मिलेगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट नहीं मिला तो कुछ कुछ ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है। एक और तरीका अपना सकते हैं कि अल्फा का फॉर्मूला ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा होता है, ध्यान रखेंगे। तो अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो आएगा तो हम लोग ऐसा कर लेंगे। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज था, इसको ध्यान में रखेंगे सवाल बनाने के पहले। अब सवाल हम लिखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन इसका बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। ये सर्किल हो गया और इस सर्किल का रेडियस दिया हुआ है आपका r इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। मीटर ऐसा यूनिट का भी ध्यान रखना है। एट ए स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, इसमें स्पीड बढ़ रहा है, याद रहे वेलोसिटी तो चेंज करता ही है, स्पीड भी चेंज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये बढ़ रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 4 सेकंड में स्पीड बढ़ा। तो आप बताइए कि अगर स्पीड बढ़ रहा होगा, इसका मतलब ये अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन, और दोस्तों ये बढ़ रहा है, इसका मतलब इसी के डायरेक्शन के तरफ फोर्स लग रहा होगा, यानी एक्सीलरेशन लग रहा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तभी तो बढ़ रहा है। अगर ये घट रहा होता तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता, ठीक है, और सेंट्रीपिटल तो लगेगा नहीं। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों रेट चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 2 से 4 यानी 4 - 2। पहले 2 था फिर 4 हो गया, चेंज कितना किया, 2 से, और टाइम लगा कितना देख सकते हैं, 4 सेकेंड। यानी कि 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रहे इतना एक्सीलरेशन, लेकिन ये रेडियल एक्सीलरेशन नहीं है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, टेंजेंट की तरफ लगने वाला एक्सीलरेशन है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, अल्फा। दोस्तों अल्फा निकालना है, सबसे बड़ी बात है अल्फा निकालना। तो अल्फा कैसे हम लोग निकालेंगे, तो छोटा सा आपको मैंने बताया था, v बराबर r ओमेगा, ये रिलेशन था लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन। तो अगर हम लोग दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो v/t a होता है और r ओमेगा/t अल्फा होता है। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू a/r। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है, 0.5, और r का मान देख लीजिए कितना है दोस्तों, 0.5। रेडियस इतना ही ना है, रेडियस दिया हुआ 0.5, कट गया तो कितना आ जाएगा, 1, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा अल्फा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2 मीटर। ये सर्कुलर पाथ हो गया, रेडियस इसका दिया हुआ है दोस्तों 2 मीटर, ठीक है। वेरीज विथ टाइम ts, ये जो स्पीड है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है t स्क्वायर। अब बोल रहा है कि रेडियल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, तो आपको याद होगा रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल, रेडियस या सेंट्रीपिटल इधर होता है ना,
और इसका फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया है v² के बराबर। ठीक है, तो v का वैल्यू, टाइम का वैल्यू दिया हुआ 2 सेकेंड, तो टाइम का वैल्यू अगर 2 सेकेंड होगा तो यहां से हो जाएगा क्या, v²r, तो t का वैल्यू 2 रखेंगे, समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं, v²r, तो t² का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा r, और t का वैल्यू दिया हुआ 2, 2 का स्क्वायर और बटा r, रेडियस कितना दिया हुआ 2, यानी कितना हो गया दोस्तों 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फिर निकालना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो आपको याद होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। ठीक है, ये होता है v²r के बराबर, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा dv/dt। इसका मतलब कि ये जो v है ना उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो v का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे d/dt t², और t² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में आता है और एक पावर घटता है, तो पावर 2 जब गुना में आएगा तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा t के पावर 1, तो 2 और t के जगह पर दिया हुआ वैल्यू 2, यानी कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, माने इधर की तरफ हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोस्तों इधर की तरफ आपका हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसी में क्या बोल रहा है, नेट एक्सीलरेशन, तो ऑब्वियसली एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ है, दोनों को का नेट निकालना है, तो आपको याद होगा कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होते रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट अंडर a² b² 2ab cos 90 cos थीटा, तो यहां से हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 4 8 cos 90 जीरो हो जाएगा ना, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी इसको हटा दीजिए, यानी जब दो परपेंडिकुलर हो तो नेट ऐसे निकलेगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 64 रूट अंडर 80, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेट एक्सीलरेशन हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया, रेडियल हो गया, और ये हो गया टेंजेंशियल। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा डायरेक्शन का। आइए ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बोल रहा है कि सर्कुलर मोशन में क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, या तो जीरो होगा, मैंने क्या जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ये सारे। देखिए सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं ओमेगा डॉट भी। याद रहे दोस्तों, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और भी आपका लीनियर वेलोसिटी है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये सर्कुलर पाथ है, मैंने ऐसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अगर हम लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को देखें दोस्तों, तो ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टैंजेंट के तरफ होगा। देख लीजिए टैंजेंट के तरफ। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो, एंटी क्लॉक अगर घूम रहा होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब आप बताइए कि जब एंटी क्लॉक घूम रहा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। आपको मैंने बताया था अगर खुल रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो बाहर की तरफ आएगा, खुल रहा है ना, ऐसे ऐसे अगर हम लोग होल्ड को करेंगे तो खुलेगा तो बाहर आएगा, बाहर यानी ये डायरेक्शन होगा, देख सकते हैं ये जो डायरेक्शन होगा ना, ये डायरेक्शन होगा ओमेगा का, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे। अब बताइए कि ओमेगा अगर बाहर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसे की तरफ है, तो बताइए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि ना, देखिए आप, है ना, ऐसे है एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ और ये है इधर की तरफ, बताइए परपेंडिकुलर होगा ना, यानी ओमेगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। या अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टैंजेंट की तरफ होगा, नीचे की तरफ, और अंदर घूम रहा है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ, अंदर। तो आप बताइए ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है आपको वेलोसिटी, यानी फिर से इसमें ओमेगा परपेंडिकुलर टू भी। दोस्तों अब वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ओमेगा डॉट भी का मान कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, परपेंडिकुलर रहेगा तब। तो ओमेगा परपेंडिकुलर टू भी है हमेशा, ये हमेशा होगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओमेगा परपेंडिकुलर टू भी जो होगा वो हमेशा होगा सर्कुलर मोशन। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। यानी पहला क्वेश्चन का जवाब आपका मिल गया।
सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों बी, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। याद रहे ये लीनियर वेलोसिटी है और लीनियर एक्सीलरेशन भी है। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर की तरफ होगा, टेंजेंट की तरफ, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो दो एक्सीलरेशन, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। याद रहे यहां पे रहेगा तो एक सेंट्रीपिटल सेंटर के तरफ और एक टेंजेंशियल ऊपर की तरफ। अब ये दोनों का नेट एक्सीलरेशन किधर होगा? तो दोनों के मदद से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और दोनों के मिड पॉइंट से हम लोग डायगोनल खींचेंगे, ये नेट एक्सीलरेशन होगा। यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो नेट एक्सीलरेशन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। लेकिन कब? जब स्पीड बढ़ रहा होगा तब। ये बढ़ेगा ना, ये भी का डायरेक्शन है, जब बढ़ रहा होगा तो ऊपर की तरफ होगा, मतलब इधर की तरफ नेट एक्सीलरेशन होगा। ठीक है। अगर मान लिया जाए ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, डिक्रीजिंग स्पीड से घूम रहा है, मतलब इसका स्पीड घट रहा है। घट रहा है कहने का मतलब ये भी उधर की तरफ जा रहा है, ऐसे घूम रहा है और ये घट रहा है, तो सेंटर की तरफ तो सेंट्रीपिटल लगेगा ही, और अगर ये घट रहा होगा तो इधर की तरफ लगेगा टेंजेंशियल। अब ये दोनों का नेट किधर होगा? तो ये दोनों का नेट इधर होगा। दोनों के मदद से पैरेललोग्राम बना लेंगे और दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल खींच देंगे, ये नेट एक्सीलरेशन। तो दोस्तों वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल देख लीजिए कितना है, और वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बीच का एंगल देख लीजिए कितना है। तो एक्यूट भी एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, मतलब कि एक्यूट एंगल भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो दोस्तों जब एक्यूट होगा, आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन में है v डॉट ए, तो आपको याद होगा फॉर्मूला a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तब va कॉस थीटा। तो जब थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। कब? एक्यूट होगा तब। और अगर ऑब्ट्यूस होगा, ऑब्ट्यूस करने का मतलब क्या हुआ? 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा के लिए cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। और जब cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। कब? जब ऑब्ट्यूस होगा तब, ऐसे घट रहा होगा तब। और अगर मान लिया जाए ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर कहने का मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब ये नहीं लगेगा तब ना एक्सीलरेशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से जीरो भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब एक्यूट एंगल भी है, ऑब्ट्यूस है, मतलब कि 90 से ज्यादा, 90 से कम, 90 भी हो सकता है। ठीक है, बी और ए के बीच का एंगल, इसीलिए पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन का जवाब था। ठीक है, तीसरा देख लीजिए एंड लास्ट। सी है ओमेगा अल्फा। दोस्तों ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लिया जाए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। और अगर घूम रहा है क्लॉकवाइज और बढ़ रहा है तो अल्फा भी क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, और सेम डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री तो ओमेगा डॉट अल्फा बराबर हो जाएगा ओमेगा अल्फा कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 0 और कॉस 0 का मान 1, ओमेगा अल्फा पॉजिटिव आया कि ना? यानी कहने का मतलब जब स्पीड बढ़ रहा होगा तो ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में होगा, माने पैरेलल होगा, और उस केस में थीटा 0 होगा और ओमेगा डॉट अल्फा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा हो जाए क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो ओमेगा तो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ, और अल्फा बाहर की तरफ होगा। कब? जब इसका स्पीड घट रहा होगा तब। जैसे घूम रहा है ऐसे और घूमते घूमते धीरे धीरे हो रहा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन बाहर की तरफ लग रहा है। और जब बाहर की तरफ लगेगा तो दोनों एक दूसरे के बीच एंटी पैरेलल हो गया। एंटी पैरेलल में थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री होगा तो ओमेगा डॉट अल्फा का मान कितना हो जाएगा? ओमेगा अल्फा कॉस 180, और कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, यानी निगेटिव हो गया। तो दोस्तों इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, मतलब ये ना बढ़े ना घटे, तो अल्फा क्या होगा? 0, तो उस केस में 0 भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन अगर होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माने कौची, एक समान एंगुलर वेलोसिटी से मूव करते रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा का मान 0 हो जाएगा, यानी ओमेगा डॉट अल्फा का मान कितना हो जाएगा 0। तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी सवाल हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, और अगले लेक्चर में हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।